जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सेडिशन। जी हां, राजद्रोह। यह एक बहुत ही डिबेटेबल और हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाला टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम महात्मा गांधी के एक विचार को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लॉ के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को तंत्र के प्रति समर्पण नहीं कराया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को तंत्र या गवर्नमेंट के प्रति असंतोष है तो उस व्यक्ति को उस असंतोष को जाहिर करने का संपूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए, जब तक कि वह व्यक्ति किसी वायलेंस का कारण न बने। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में जनता का सरकार से सहमत और असहमत होना उसकी आत्मा है। जिस व्यक्ति को सरकार से असहमति है उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार के नीतियों की आलोचना कर सके। तो दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने सरकार की आलोचना करने को लोकतंत्र का मुख्य आधार बताया, तो वही आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी के इस विचार के विपरीत ये जो सेडिशन एक्ट है वो काम करता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सेडिशन एक्ट होता क्या है, इसका मूल कहाँ से था, इसको क्यों लाया गया और ये आज क्यों बरकरार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेडिशन को वर्ल्ड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 17वीं सेंचुरी में किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि समाज में सिर्फ गुड थॉट ही प्रिवेल करना चाहिए और जितने भी बैड थॉट हैं उन्हें सेडिशन के माध्यम से समाज से हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सेडिशन एक ऐसा अपराध है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वर्ड के माध्यम से, स्पोकन के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, साइंस के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा या किसी भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर सरकार के जो विधि द्वारा स्थापित हो उसके प्रति लोगों में घृणा, अवमानना या उसके प्रति असहमति जाहिर करता है, या फिर देश के राष्ट्रीय चिन्ह और उसके संविधान को का अनादर करता है, या लोगों में वायलेंस क्रिएट करता है या सोशल डिसऑर्डर करता है, तो वो व्यक्ति सेडिशन के लिए चार्जेबल होगा। और जो व्यक्ति सेडिशन के लिए चार्जेबल होता है उसे सज़ा के तौर पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा, फाइन, साथ में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य और उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं ये जो सेडिशन एक्ट है वो कैसे कैसे समय बीतने के दौरान आज भी हमारे देश में शामिल है। तो चलिए इसके पे हम गौर करते हैं कि ये कैसे हमारे इंडियन पैनल कोड में सेडिशन जो है शामिल हुआ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम 1837 में जो भारतीय दंड संहिता आज हमें प्राप्त होती है उसे कोडिफिकेशन करने का काम लॉर्ड मैकॉले के द्वारा किया गया था, लेकिन इस एक्ट को 1860 के दशक में अधिनियमित किया गया था, इनेक्ट किया गया था, और इसमें सेडिशन अर्थात आईपीसी की सेक्शन 124A को 1870 में इस आईपीसी में संशोधन करके सम्मिलित किया गया था। इसके सम्मिलित करने का मेन कारण यही था क्योंकि 1860 में जब आईपीसी को इनेक्ट किया गया था तो उसी दशक 1857 की क्रांति हमारे देश में घटित हुई थी, जिस क्रांति के माध्यम से लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर अंग्रेजी सरकार की मुखालफत की थी और स्वतंत्रता की मांग करना शुरू किया था। और इसी भय से, इसी डर से अंग्रेज़ों ने 1870 में सेडिशन को इंट्रोड्यूस किया और लोगों पर इसको लागू करके स्वतंत्रता की आवाज़ को दबाने का पूर्णतः प्रयोग किया। इस सेडिशन का सर्वप्रथम प्रयोग जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ 1891 में किया गया था। साथ ही इस अधिनियम का सबसे फेमस जो प्रयोग था वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के पर किया गया था, जिन्होंने प्लेग के प्रति अंग्रेजों के द्वारा जो किया जा रहा था वो उससे असंतुष्ट होकर उन्होंने एक लेख लिखा और उसी लेख लिखने के कारण इन पर सेडिशन चार्ज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता थे जिन पे 3 बार अंग्रेजों ने सेडिशन का चार्ज किया था, एक 1897 में, एक 1908 में और एक 1916 में। लेकिन जब 1897 में किया गया था तो उन्हें 18 महीने की सज़ा हुई थी और 1908 में जब सेडिशन का चार्ज लगा था तो उन्हें 8 साल की सज़ा भुगतना पड़ा था। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1916 में इन पर सेडिशन का चार्ज लगाया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत करके इनको बचा लिया था। इसके अलावा हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी 1922 में सेडिशन का चार्ज लगाया गया था। साथ ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सेडिशन के द्वारा ही दी गई थी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने इस सेडिशन एक्ट का प्रयोग
हमारे स्वतंत्रता के मांग करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कैसे किया, उन्होंने कैसे स्वतंत्रता की आवाज़ को इस एक्ट के माध्यम से दबाया। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या जिस एक्ट का प्रयोग, जिस अधिनियम का प्रयोग अंग्रेज़ों ने हमारी स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया था, क्या उसका आज प्रयोग हमारे देश में रेलिवेंस रखता है या नहीं रखता है। तो चलिए हम इसके पोस्ट इंडिपेंडेंस कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सेडिशन के बारे में जानने से पहले हमें अपने एक मौलिक अधिकार का अध्ययन करना पड़ेगा, जो है आर्टिकल 19, जो हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। और उसी फ्रीडम में से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में इसका उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार को, अपने ओपिनियंस को, अपने व्यू को लिखकर, बोलकर, पेंटिंग द्वारा, वीडियोज़ द्वारा, ऑडियोज़ द्वारा किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में इस अधिकार पर कुछ ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन है कि आप अपने देश के सोवर्निटी, इंटीग्रिटी को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, स्टेट सिक्योरिटी, देश के फॉरेन रिलेशन को भी आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, अगर आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। इन आधारों पर यह आपके अधिकार को सीमित किया जा सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक ओर जहां हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देती है, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता देती है, वही दूसरी ओर ये सेडिशन एक्ट हमें सरकार की आलोचना करने से रोकती है। तो हम देखते हैं कि कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस एक्ट के प्रति निर्णय दिया गया था। तो जैसे ही आईपीसी में इस सेडिशन को छोड़ दिया गया था, तो सर्वप्रथम पंजाब हाई कोर्ट ने इस एक्ट को, यानी सेडिशन के प्रावधान को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक इसके बाद 1954 में बिहार के पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हेल्ड किया गया था, यानी बोला गया था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उल्लंघित नहीं करता है। लेकिन 4 साल बाद 1958 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और उसने गवर्नमेंट को सलाह दी कि सरकार को हमेशा एक प्रबल विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब इस एक्ट में एक बहुत ही व्यापक मोड़ तब आता है जब बिहार में 1953 में एक कम्युनिस्ट दल के नेता केदारनाथ जब कांग्रेस के विरुद्ध कुछ भड़काऊ भाषण देते हैं, तो उनके विरुद्ध सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है। और उन्हीं के केस में 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। हाँ, इसमें उन्होंने देशद्रोह की सज़ा जो सेडिशन है उसको अवैध घोषित न करते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अनुसार इसको योग्य बनाया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप अगर सरकार की आलोचना करते हैं या उनके किसी भी नीति से असहमत होते हैं तो वो आपको देशद्रोह नहीं माना जाएगा। साथ ही एक और केस जो बलवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1995 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप कोई भी नारेबाजी करते हैं या किसी भी नारेबाजी को आप बोलते हैं, चाहे वो देश के खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर जब तक वो वायलेंस का कारण नहीं बनता है, वो सामाजिक हिंसा का कारण नहीं बनता है, तब तक आप पर सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इन निर्णयों के बाद भी सरकार इस एक्ट का हूबहू दुरुपयोग करती आई है। जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार करती थी, उसी प्रकार आज की हमारी लोकतांत्रिक सरकार भी इस एक्ट का दुरुपयोग करने में पीछे नहीं रही है। तो हम कुछ डाटा को देखते हैं कि कैसे इसका दुरुपयोग किया गया है। NCRB की डाटा के अनुसार माने तो 2014 से लेकर 2019 में लगभग 326 सेडिशन के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मात्र 6 आदमी ही कन्विक्ट पाए गए हैं। तो ये बताता है कि कैसे सरकार अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग करती है। साथ ही अभी वर्तमान CJI NV रमन्ना ने कहा है कि क्या हमें इस एक्ट को अभी लागू करना उचित है या नहीं है, क्योंकि यह एक कॉलोनियल लॉ है और इस लॉ का प्रयोग नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए किया जाता था, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी अगर इस एक्ट को रखा गया है तो इसके पीछे का कारण क्या है, उन्होंने सरकार से इसका जवाब मांगा है। दोस्तों, आपने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, हार्दिक पटेल, शशि थरूर, विनोद दुआ का नाम जरूर ही सुना होगा। ये सभी वे व्यक्ति हैं जिन पर हालिया में सेडिशन का चार्ज गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
तो दोस्तों हम इन सभी मामलों और एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस एक्ट का, इस प्रावधान का बहुत गलत तरीका से उपयोग करती है। तो दोस्तों ये जो है इसका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए एक शर्मसार की बात है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश ने अपने यहाँ इस सेडिशन एक्ट को अबोलिश कर चुका है। यहाँ तक कि भारत ने जिस ब्रिटेन द्वारा स्थापित इस सेडिशन को अपने एक्ट में शामिल किया है, उसने भी इस एक्ट को 2009 में प्रोहिबिट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, न्यूजीलैंड में इस एक्ट को नहीं उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी कोर्ट है वो लोगों को एक विशेष प्रकार के प्रावधान देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसी प्रकार भारत को भी इन देशों से सीख लेकर इन सभी एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हो, जो हमारे सरकार से सवाल पूछने, उनसे जवाब मांगने, उनकी गलत नीतियों की आलोचना करने से रोकता हो। क्योंकि सेडिशन एक्ट में जितने भी प्रावधान हैं उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो लोकतंत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अगर बात रही देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, फॉरेन रिलेशन को बनाए रखने के लिए, तो उन सभी के लिए हमारे आईपीसी में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनरी लॉ हैं जो इन सभी प्रावधान को रोकती है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हो गया, एनएसए एक्ट हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट हो गया 1917 का, आपको पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो गया। ये सभी जो एक्ट हैं ये सभी देश की अखंडता संप्रभुता को खंडित करने वाले लोगों के लिए, देश की फॉरेन रिलेशन को गड़बड़ करने वाले लोगों के लिए विशेष सजा का प्रावधान करती है। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इन सभी ऑर्डिनरी एक्ट के होने के दौरान इस सेडिशन नामक एक्ट का होना एक गलत चीज़ है। देखिए अब ये जो हो गया इसके विरोधी, लेकिन सरकार का पक्ष है कि सेडिशन को संविधान में लागू रखने का आईपीसी में लागू रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि इस सेडिशन के माध्यम से उन सभी गतिविधियों पर ये रोक लगा सकते हैं जो एंटी नेशनल हो, अलगाववाद की बात करता हो, जो सरकार को दंगा जुलूस इत्यादि के माध्यम से उखाड़ फेंकने की बात करता हो। लेकिन इन सभी के लिए ये जितने भी यूएपीए, एनएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये सभी इन सभी के लिए भी प्रावधान करते हैं। इसलिए सरकार को या तो सेडिशन में संशोधन करके इसकी परिभाषा को सीमित करना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग का सबसे बड़ा कारण है इसका गलत तरीका से परिभाषित करना। अगर ये इनके परिभाषा को सीमित कर देते हैं, सुव्यवस्थित कर देते हैं, तो ये एक्ट भी हूबहू अच्छी एक्ट मानी जा सकती है। लेकिन इसके गलत परिभाषा के कारण इसके दुरुपयोग की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या हमें उस एक्ट को अपने देश में लागू करना उचित समझना चाहिए जिसने हमारी आज़ादी के बीच सबसे बड़े अवरोधक का काम किया है, जिसने हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता की मांग करने से रोका है? क्या उस एक्ट को आज समाज में प्रिवेल करना उचित है? क्या इसे आईपीसी से इसे हटा देना चाहिए या हूबहू चलने देना चाहिए? तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।